आप सब लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं, अभी से अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई कर लेते हैं तब भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जितने भी सारे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और उनको बहुत अच्छे से डेली रिवाइज़ करते रहिए। साइंस के भी और मैथ्स के भी अलग से मैंने बनाए हैं सारे, तो उनको डेली रिवाइज़ करना है। और अभी से भी अगर पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तब भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री में आज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 2 मार्क्स में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि कंपाउंड एक्स इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से प्रिपेयर होता है जो कंपाउंड एक्स है, कुछ कंपाउंड एक्स वो जिप्सम से बनता है। ठीक है, और उसको जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तब वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये बताना है कौन सा उसका केमिकल फॉर्मूला होगा। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ये याद रखना है। जब भी जिप्सम से, तो जिप्सम की बात हो रही होगी तो वहाँ पे हमेशा हमारी किसकी बात होगी, पीओपी की। ठीक है, मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर उसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका प्रॉपरली आंसर लिखते हैं। उसके पहले नेक्स्ट समझ लो, पहले स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में। और बी पार्ट में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, किसमें, कॉपर सल्फेट को जब हीट किया जाता है तब, और दूसरी लिखनी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है ड्यूरिंग कुकिंग, तो उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो 21 का ए पार्ट का आंसर क्या होगा हमारा, पहले एक्स कंपाउंड कौन सा होगा हमारा, इसमें फर्स्ट वाले में एक्स होगा हमारा पीओपी। ठीक है, या फिर उसका नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर केमिकल नेम बोल सकते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसको लिखते कैसे हैं, CaSO4 डॉट हेमीहाइड्रेट मीन्स हाफ, हाइड्रेट मीन्स H2O। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। तो ये याद रखना है, इसका नाम पीओपी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये उसका फॉर्मूला हो गया। और सेकंड पार्ट में हमें पूछा है, सेकंड पार्ट में बताना है कि डिफरेंस बिटवीन क्या है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, और इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग पाउडर का क्या होगा, बेकिंग पाउडर होता है मिक्सचर ऑफ NaHCO3 बेकिंग सोडा, मीन्स इसका NaHCO3 का मिक्सचर और विद टार्टरिक एसिड या फिर माइल्ड एडिबल एसिड के साथ उसको मिक्स करके हमारा क्या बनता है बेकिंग पाउडर। तो इसको लिखेंगे कैसे, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 बेकिंग सोडा प्लस, और क्या होता है इसमें मिक्सचर में, एनी माइल्ड एडिबल एसिड। यानी माइल्ड एडिबल एसिड। और इसका हमारा अब सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में, और ये पूरे इसमें और इसमें चॉइस थी, तो इसका जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट में केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की हमारी क्या होगी, बी में फर्स्ट पार्ट का हमारा क्या होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो CuSO4 क्रिस्टल्स है तो मीन्स उसमें कुछ वाटर कंटेंट भी होगा,
तो उसमें होता है 5H2O। उसको जब हीट किया जाता है तब हमारा बनता है CuSO4 प्लस 5H2O। और इसमें सेकंड में हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स NaHCO3। उसको जब हमने हीट किया तो हमारा क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और बैलेंस करने के लिए ये हमारे पास 2 था तो ये भी 2 चाहिए, तो पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी ये बन गई है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। उसमें हमें बताना है कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में कौन सा है। और बी पार्ट में पूछा है डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बताना है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए पार्ट में फर्स्ट क्या होगा हमारा, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, फर्स्ट में रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा अमोनिया NH3। और अमोनिया क्यों होगा हमारा ये, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज करके और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें सेकंड पार्ट में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वाटर H2O। और उसमें जो H2O है, तो इसमें जो H2O के साथ ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे जो इसका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए जो H2O ने Fe2 को रिड्यूस किया है, ठीक है, Fe2 को रिड्यूस किया है, इसके अंदर ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे क्या कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और हमारा थर्ड इसमें हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों होगा हमारा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारा CO यहाँ पे वो खुद ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मीन्स Fe2O3 में से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो गया है। और वो किस वजह से ही हुआ है, ये CO की वजह से हुआ है ये। और इसीलिए CO को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ वाले में कौन सा होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा फोर्थ में होगा H2 हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो ये जो हमारा H2 है वो हाइड्रोजन मीन्स ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीजन को यहाँ पे ये क्या कर देता है, रिड्यूस। ठीक है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ आ गया। और इसमें अगर कोई भी डाउट है रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं तो वो एक बार मुझे बता सकते हो, तो फिर मैं दोबारा से किसी और टॉपिक के साथ इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, या अलग से ही पूरा रिड्यूसिंग एजेंट पूरा ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है इन द टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जनरली कहते क्या है, एक रिएक्शन जिसके अंदर एक ही सिंगल रिएक्शन के अंदर जहाँ पे गेन हो रहा हो ऑक्सीजन का या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो साइमल्टेनियसली, तो उसको क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन।
और इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड गेन किसका होता है इसमें, हाइड्रोजन का। और इसमें गेन ऑक्सीजन का होता है और लॉस होता है हमारा हाइड्रोजन का। ठीक है, दोनों ऑपोजिट होती हैं और ये दोनों ही एक ही रिएक्शन में हो जाएं तो फिर उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी, चलो पूछा नहीं है लेकिन अब समझा ही रहे हैं तो मैं पूरा समझा देती हूँ। रिएक्शन होगी हमारी CuO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, और क्या बनेगा इसमें, Cu कॉपर प्लस H2O। ठीक है, और इसमें हमारा CuO हमारा किस में चेंज हुआ है, Cu में, और हमारा H2 किस में चेंज हुआ है, H2O में। ठीक है, मीन्स ये Cu में बना और H2 हमारा H2O में चेंज हुआ है। तो इसमें हमारा Cu कॉपर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन, सो इट इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इट लूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसमें क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज्ड। क्यों, क्योंकि इट गेन्स, क्या करता है ये, गेन ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारा ये रिड्यूस कब होगा, जब ऑक्सीजन लूज़ करेगा, और ऑक्सीडाइज कब होगा, जब ऑक्सीजन गेन करेगा, या ऑपोजिट। रिड्यूस तब भी होता है जब हाइड्रोजन का हमारा गेन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गेन होता है। और ऑक्सीडाइज कब होता है, जब ऑक्सीजन गेन होता है या फिर हाइड्रोजन लूज़ होता है। ठीक है, समझ आ गया ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, उसमें पूछा गया है कि सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर, बताना है, कब बताना है, टू काउंटरैक्ट द पीएच इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में पीएच काउंटरैक्ट करने के लिए जब उसमें क्या हो कि प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक, इंडाइजेशन के टाइम पे जब बहुत सारा एसिड बन जाता है स्टमक में तब। और दूसरा है स्टंग बाय हनी बी और नेटल लीव्स। हनी बी जब डंक मार देती है उस टाइम पे हमें क्या मेजर्स करने चाहिए ताकि जो पीएच कम ज़्यादा हुई है तो उसको काउंटरएक्ट किया जा सके। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें तभी होती है जब हमारी बॉडी के अंदर पीएच मीन्स एसिड या बेस इंजेक्ट या इंसेक्ट के द्वारा वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास उसके ऑपोजिट एसिड इंजेक्ट किया है तो बेस यूज़ करेंगे, अगर बेस इंजेक्ट किया है तो एसिड यूज़ करेंगे हम उसको काउंटरैक्ट करने के लिए। और बी पार्ट में पूछा है, कि फ्रेश मिल्क की पीएच 6 होती है लेकिन जब उसको व्हेन इट इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड तो उसकी पीएच इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी, एंड वाई, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका 28 का ए पार्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे, 28 में ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर होगा, स्टमक में क्या चीज़ यूज़ करेंगे हम इंडाइजेशन के टाइम पे, करेंगे हम यूज़ ऑफ एंटासिड्स का यूज़ करेंगे। और हनी बी और नेटल लीव्स के द्वारा जब हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट किया जाता है तब हमें क्या लगाना चाहिए उसके ऊपर, बेकिंग सोडा। ठीक है, या फिर दूसरा और क्या होता है बेकिंग सोडा के अलावा, माइल्ड कोई भी माइल्ड बेस, और या फिर डॉक प्लांट। ठीक है,
और इसके बाद हमारा 28 का ए हो गया। 28 का जो बी पार्ट है उसका आंसर क्या होगा हमारा, फ्रेश मिल्क की पीएच अगर 6 है तो जब कर्ड में चेंज हुआ तो कर्ड की पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि कर्ड थोड़ा सा एसिडिक होता है मिल्क से, और इसलिए हम लिखेंगे pH will decrease as curd is more acidic देन किससे, मिल्क से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या है, 15 सेंटीमीटर, और इमेज की पोजीशन निकालनी है मिरर से कितनी है, ठीक है। मींस ऐसे कोई, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, या यहाँ कहीं पे भी बनेगी, तो वो डिस्टेंस निकालना है। ये होता है u, ये जितना जहाँ पे भी इमेज बनती है वो होता है v, ठीक है। और लेंस या मिरर, उसमें फोकल लेंथ होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, कि यहाँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपरली मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है थ्योरी वाले जो चैप्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेंस, आई और मैग्नेटिज्म, चारों चैप्टर पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए, वहाँ पे एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। और अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मीन्स यू कितना होगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास एफ फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर मींस वी हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर की बात हो रही है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v तो हमने निकालना है, प्लस 1/u हमारे पास 10 माइनस में आएगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशंस मैंने वहाँ पे समझा दिए, क्योंकि हमारे पास ये जो मिरर या लेंस जो भी होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ़्ट साइड में होता है, और लेफ़्ट साइड में हमारा यहाँ पे एक्सिस में कौन सा होता है, नेगेटिव होता था, इसीलिए ये माइनस में आएगा, तो ये हमारा -10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करके आएगा 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10, ठीक है। तो वेरिएबल्स कांस्टेंट अलग अलग कर लिए, तो हमारा यहाँ क्या आएगा 1/15 प्लस ये इधर आके 1/10 प्लस में हो गया इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या बनेगा 10 और 15 का, तो एलसीएम क्या बना हमारा यहाँ पे 30, ठीक है। तो इसको करके क्या बना हमारा 30 अब हमारा 15 के टेबल में कितने पे आता है 2 पे, तो ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई वो 2 पे आता है, प्लस 30 10 के टेबल में कितने पे आता है 3 पे, ठीक है। ये वाला 1 सेम ही आ गया है यहाँ पे, और 1/v ये 2 1 जा 2 प्लस 3/30 इज इक्वल टू 1/v, तो ये हमारा आ गया 5/30 इज इक्वल्स टू 1/v
और ये कटिंग होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 5 1 जा 6, ठीक है, 5 6 जा, तो हमारे पास ये बना 1/6 इज इक्वल्स टू 1/v। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने के बाद 1 इंटू वी 1 इंटू 6, तो v हमारे पास कितना बचा, ये हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। बस यही हमने इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन ये लेंस मिरर वाले चैप्टर में से। तो ये हमारा v हमारा पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, उसमें a और b दो पार्ट दिए, इन दोनों में से कोई एक करना है, 2 मार्क्स का ही है, ठीक है। इसमें ए पार्ट में शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर है हमारे पास, उनको कैसे कनेक्ट करना है कि दो कॉम्बिनेशन की जो हमारी रेजिस्टेंस आ जाए टोटल वो 9 आनी चाहिए, 9 ओम, ठीक है। और उसको आंसर को जस्टिफाई करना है। और जो 3 रजिस्टर है हमारे वो 6 ओम के हैं ईच, ठीक है। और बी पार्ट में हमारे पास बोला है कि ये सर्किट दिया है, उसके अंदर पावर कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमारे पास ये दो इनकी रेजिस्टेंस दी हुई है, 1 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। और हमारे पास ये दी है 6 वोल्ट बैटरी, और हमें ये पावर सिर्फ 2 ओम वाले में निकालनी है, इसमें ही निकालनी है, ठीक है, टोटल कंप्लीट में नहीं निकालनी। तो करते हैं शुरू। ए पार्ट हमारा, तो हमारे पास 6 ओम के हमारे पास 3 हमारे पास ये थे रेजिस्टेंस, इनको किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। अगर मान लो तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो सिंपल प्लस होगा, तो प्लस करके हमारे पास क्या आएगा 18, लेकिन ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। हमें तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा उनके अकॉर्डिंग, ये आना चाहिए हमारा यहाँ पे 9 ओम। तो उसके लिए हम लोग को अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के ऐसे देखने हैं, ठीक है। तो अगर ये 6 का है तो बाकी दो कैसे कनेक्ट करेंगे, अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, इसको भी हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ये भी 6 ओम का, ठीक है, और ये भी 6 ओम का, तो हम इनकी कैलकुलेशन इनकी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की पहले करके देख लेते हैं, इसकी और इसकी, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है। ये तीसरे वाले को अभी नहीं लेंगे, इसको लास्ट में प्लस करेंगे। जब भी हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में हमारे ये रेजिस्टेंस दिए होंगे, तब हमेशा हम ये पैरेलल वाले से शुरू करेंगे कैलकुलेट करना। यहाँ पे तो चलो डायग्राम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे खुद से बनाना है हमने कॉम्बिनेशन ऐसा, लेकिन जब डायग्राम दिया भी होगा तब भी हमेशा पैरेलल से प्लस करना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि तब गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा, दोनों का एलसीएम लेके 6 ही आएगा, ठीक है। 1 + 1, तो ये आया हमारे पास 2/6। तो इनकी कटिंग करके क्या बचेगा हमारे पास 1/3 मीन्स 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3 बना, ठीक है। तो RP कितना आ गया 3 ओम, तो मीन्स इस पूरे का हमारे पास आ गया 3 ओम। इस 3 में ये 6 प्लस करके टोटल कितना बनेगा, 6 + 3 9, तो यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका कि दोनों का टोटल 9 बना, यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे कि 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द थर्ड वन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट द टोटल कितना आना चाहिए 9 ओम लाने के लिए, ठीक है। ये इसका ए पार्ट हो गया।
अब इसका बी पार्ट देखते हैं। उसमें हमारे पास ये सर्किट पहले से दिया हुआ है। उस सर्किट में हमारे पास पावर निकालनी है ये 2 ओम रेजिस्टेंस की। तो इसकी एक बार डायग्राम बना लेते हैं नीचे, फिर कैलकुलेट करते हैं। ये इसकी डायग्राम होगी। और इसके बाद अब हमें क्या क्या गिवन है इसमें, टोटल हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें सीरीज़ में ही कनेक्टेड है 1 और 2, तो आर एस क्या हो जाएगा हमारे पास R1 + R2। ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल का फॉर्मूला था। ठीक है, और ये वाला सीरीज़ का फॉर्मूला हो गया हमारे पास जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो कितना आएगा 1 + 2 = टोटल 3 ओम। और उसके बाद हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस बन गई हमारी 3 ओम। और अब हमने इसका निकालना है, हमने पावर निकालनी है। ठीक है, तो पावर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है I²R। ठीक है, ये I²R फॉर्मूला, तो इसमें हमारे पास करंट तो है ही नहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस तो हमें मालूम है, ये भी मालूम है, टोटल भी हमने निकाल लिया, लेकिन करंट हमें मालूम नहीं है। तो करंट निकालने के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे। V = IR होता है ओम्स लॉ। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, V हमारे पास 6 वोल्ट बैटरी दिया है, 6 = करंट मालूम नहीं है, टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस आई है 3। हमारा क्या बना ये 3I। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 3 = I, और इसकी कटिंग कर देने के बाद 3 × 1 = 3 × 2 = तो हमारे पास करंट आता है 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा करंट आ गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास मालूम है करंट की, और हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस 2 ओम है इसके रिस्पेक्ट में पावर निकालनी है कि सिर्फ ये 2 ओम वाला कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूले में 2 ही पुट करेंगे। टोटल 3 था, वो हमारा यूज़ हुआ है करंट निकालने में, क्योंकि करंट पूरा इस सर्किट में सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा करंट हमेशा सेम ही फ्लो करता है पूरे सर्किट में जब सीरीज़ में होता है हमारा ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए करंट तो टोटल निकल गया, लेकिन इस रेजिस्टेंस की पावर अलग है, इसकी अलग होगी। तो वो हम यहाँ पे अब नीचे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ नीचे। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं पावर का। ठीक है, पावर = I²R। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे करंट कितना आया है 2 का स्क्वायर, और हमारे पास ये हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में निकालना है इस रेजिस्टेंस में। तो ये हमारा आ गया 2 यहाँ पे। तो 2 × 2 = 4 × 2 कितना आया हमारा पावर 8, और यूनिट वॉट में। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। और अभी बिल्कुल टाइम कम है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे डिस्कस करवाए हुए हैं, उन सबको भी देख सकते हो। और अभी पूरा NCERT, ठीक है, और उसके डायग्राम्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो पूरे सारा कुछ अच्छे से करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।